दोनों बाप बेटा परेशानी के आलम में बैठे हुए थे। इन्हें खबर मिल चुकी थी कि इनका ये प्लान भी नाकाम ही रहा। हातिम मंजूर एक मरतबा फिर से बच गया था और ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अब इसकी हालत ख़तरे से बाहर ही थी। जमील साहब को तो हातिम की फ़िक्र खाई जा रही थी, जबकि सुलेमान ये सोच सोच कर कुड़ रहा था कि इसने तो हुरैन को ख़त्म करने का बोला था, फिर ये अनहोनी कैसे हो गई। तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता सुलेमान, एक बंदा तुमसे काबू में नहीं आ रहा, अब देखना कि वो कैसे हम सब का जीना हराम कर देता है। जमील साहब परेशानी के आलम में बोले तो वो इन्हें देखेगा। आप ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि वो हमारा क्या हल करेगा। अभी फिल वक्त तो हुरैन को झेलना ही हमारे इख्तियार से बाहर होगा। वो सब समझती है कि इस हरकत के पीछे कौन हो सकता है, इसलिए आज 2 दिन गुजर गए लेकिन इसने हमसे कोई राब्ता नहीं किया। सुलेमान के माथे पर परेशानी की लकीरें वाज़े महसूस की जा सकती थी। हम बहुत बुरे फंसे हैं यार, मैं तो कहता हूँ कि अब हमें इस मामले से दूर ही रहना चाहिए। जमील साहब फिक्रमंदी से बोले तो वो फीकी सी हंसी हंस कर रह गया। बाबा हमारे कंबल छोड़ने का वक़्त अब निकल चुका, अब तो कंबल ही हमें नहीं छोड़ेगा। वो परेशानी से बोला तो जमील साहब इसकी बात का मतलब समझते हुए फ़ौरन से उठ खड़े हुए। हमें इसे देखने जाना चाहिए ताकि इन्हें कम से कम ये तो लगे कि हम इस सब में शामिल नहीं हैं। जमील साहब ने फुर्ती दिखाने की कोशिश की। जब इसने हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया तो फिर हम वहाँ कैसे जा सकते हैं बाबा। इसका तो साफ मतलब यही है कि वो हमारी शक्लें भी देखना नहीं चाहती। सुलेमान इन्हें इशारे से थाम कर वापस सोफे पर बिठाते हुए बोला, तो फिर क्या करें यार, क्या इस बात का इंतज़ार करें कि वो सेहतयाब होकर हमारा बैंड बजाए। जमील साहब कोड़ते हुए बोले, देखिए बाबा हमारे 4 बंदे मारे गए, एक अस्पताल में पड़ा है। अफसोस तो इस बात का है कि टीटी भी मारा गया, वरना हमें बहुत कुछ पता लग जाना था। वो अफसोस से बोला तो जमील साहब इसे घूरने लगे। तुमने बंदे या नाड़ी रखे हुए हैं, वरना कोई काम का बंदा होता तो ये 2 बंदों का काम था। जमील साहब का बस नहीं चल रहा था और वो सुलेमान को बातें सुनाने में लगे हुए थे। बाबा वो हातिम, आप नहीं जानते इसे, और मेरे बंदे कैसे थे ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी इस आखिरी बच जाने वाले बंदे से मुलाकात हो तो पता चले कि हुआ क्या था। वो परेशानी से बोला तो जमील साहब फ़ोन उठाकर किसी को कॉल मिलाने लगी। इन्हें हर हाल में ये मसला हल करना था, वरना फिर गले में फंसी हुई हड्डी इन्हें निगलना पड़ती, जो इनके बस की बात नहीं थी। हातिम की हालत काफ़ी हद तक संभल चुकी थी और वो होश में था। हुरैन को दूसरा दिन था लेकिन वो हॉस्पिटल से जाने का नाम नहीं ले रही थी। जन्नत बीबी ने भी इसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो टस से मस न हुई। तुम घर जाओ ना यार, क्यों अपनी सेहत के पीछे पड़ी हुई हो, अब मेरी हालत बिल्कुल ठीक है। वो हातिम का मुँह गीले तौलिए से साफ कर रही थी जब वो इसे बगौर देखते हुए बोला, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, जब आप ठीक हो जाओगे तो दोनों साथ में घर जाएंगे। और टावल को गर्म पानी में भिगोते हुए खबतीस लहजे में बोली, ऐसे मत करो यार, तुम्हें इस तरह से ख़ार होते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है। हातिम लाचारी से बोला तो इसने नज़रें उठाकर इसे देखा और फिर देखती ही रह गई। इसकी सुरख आंखें इस बात की गवाही दे रही थी कि वो अंदर से बहुत तकलीफ़ में है। प्लीज़ हुरो, खुद को संभालो, ऐसे करोगी तो मैं टूट जाऊँगा यार। वो इसकी हालत पर कुड़ते हुए बोला, मेरे लिए आप 5-5 बंदों से भिड़ जाएं, गोलियां भी आप खाएं और फिर मुझे ये भी ना पता लगने दें कि ये सब किसने किया है। ये काम आप ही कर सकते हैं हातिम, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। हाँ मैं ये कर सकती हूँ कि जितना हो सके आपकी खिदमत करूँ, और वो मैं कर रही हूँ। वो करब से बोली तो हातिम खामोश होकर रह गया। मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है और क्यों किया है। आपकी जगह मुझे ही लग जाती हैं गोलियाँ, मैंने कौन सी आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। वो सुरख आंखों से आंसू लिए बोली तो हातिम ने फ़ौरन ही इसे कड़े तेवरों से घूरा। तुम मेरे लिए क्या हो हुरो, ये सिर्फ मैं जानता हूँ या मेरा दिल। अगर मुझे ज़रा भी शक होता कि तुमने किसी सूरतबाज नहीं आना तो मैं तुमसे शादी की हामी ही ना भरता, लेकिन मुझे पता था कि जल्द या बदेर मैं तुम्हें मना लूँगा। बस वक्त थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन देखो तुम्हारा दिल तो साफ़ हो गया ना। हातिम अपना हाथ उठाकर इसका हाथ थामते हुए बोला तो इसके ज़बत के सारे बंधन टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दिया हातिम, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। अपने बाप की बातों में आकर मैंने आपको बहुत हर्ट किया, ताने देती रही और आपको तंग करने का कोई मौका न जाने दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो अपने हाथ पर रखे इसके हाथ को अपने दूसरे हाथ से थामते हुए बोली तो हातिम फीका सा मुस्कुरा उठा। इसके बिखरे बाल, उजड़ा चेहरा और बेरौनक आंखें इस बात की गवाही दे रही थीं कि वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे वो हुरैन लौटा दो जो मेरे शाने पर सर रखकर सारी फिक्रों से आज़ाद हो जाया करती थी। हातिम मोहब्बत से इसे देखते हुए बोला, लौट आइए हातिम, वो हुरैन लौट आई है। अब आपको मेरी तरफ से कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपने अपनी कही हर बात को सच साबित किया है। आपने कहा था ना कि आप मेरे लिए जान ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। आपने दोनों बातें सच कर दिखाई हैं। वो रोते हुए बोली तो हातिम इसकी आंखों में आए आंसू साफ करने लगा। सारे मारे गए या कोई बचा भी है? 4 को तो मैंने खुद गोलियां मारी थी। वो बात बदलते हुए बोला, मेरे ख्याल में एक बचा है जो कि अभी हॉस्पिटल में है।
आप जब बेहोश होकर गिरे थे तो एक बंदा गाड़ी से निकलकर हमारी तरफ आया था, इसे मैंने मार दिया। वो आम से लहजे में बोली तो हातिम हैरानी से इसे देखने लगा। तुमने मार दिया? वो हौंक बना इसे देखे जा रहा था। ना मारती तो वो हम दोनों को ही ऊपर पहुंचा देता। वक्त बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैंने आपके हाथ से गन लेकर इस पर अंधाधुंध फायर झोंक दिए। वो नज़रें झुकाते हुए बोली तो हातिम पुरस्कार से अंदाज में मुस्कुराने लगा। यानी निकल ही आई तुम्हारे अंदर की शेरनी। इसकी मुस्कुराहट अब हंसी में तब्दील हो रही थी। जी हाँ, जाहिर सी बात है, मिसेज़ हातिम मंजूर हूँ मैं, इतना तो फिर बनता है। वो मज़े से बोली तो हातिम ने आगे होते हुए इसे सीने से लगाना चाहा, लेकिन अचानक ही बाजू में दर्द की लहर उठने से वो कुछ मुसाकर रह गया। क्या कर रहे हैं? इस हाल में तो आराम से लेटे रहें। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभी भी आपकी वही हरकतें हैं। वो इसे डांटते हुए बोली तो एकदम से आंखें मीचते हुए इसकी डांट सुनने लगा। आपकी ही हूँ मैं, कहीं नहीं जा रही, पहले ठीक तो हो जाए ना। इसे अपने कहे सख्त अल्फाज का इदराक हो चुका था, तो अब की बार वो इसे आराम से समझाते हुए बोली तो हातिम आंखें खोल कर इसे देखते हुए फिर से हंस पड़ा। मुनीर इस वक्त अपने इसे खुफिया ठिकाने पर मौजूद था। शायर टीटी की हालत काफ़ी संभल चुकी थी और वो डरा सहमा हुआ मुनीर को देख रहा था। दो रास्ते हैं बेटे, एक तो ये कि तू अपने को सब कुछ फर बता दे और बदले में जान बख्शी करवाने के साथ साथ पैसा भी ले और निकल जाए यहाँ से। दूसरा रास्ता ज़रा थोड़ा मुश्किल और तकलीफ दे है, तुझे मार सहनी पड़ेगी, उल्टा भी लटकेगा और फिर इसके बाद सब कुछ फर बता भी देगा, बदले में पैसा भी नहीं मिलेगा और इस चीज़ की गारंटी भी नहीं कि तेरी जान बख्शी की जाएगी, क्योंकि पुलिस के कागज़ों में तू वैसे ही मफरूर हो चुका है और इनको वहाँ से 4 बंदे मिले हैं, जिनमें से 3 मर चुके हैं और 1 अस्पताल में है। मुनीर शाहिद टीटी के सामने कुर्सी रखकर इस पर बैठते हुए बोला तो इसके रहे सही अवसान भी खता हो गए। मैं सब कुछ सच सच बताऊँगा, एक लफ्ज़ भी नहीं छुपाऊँगा। वैसे भी सुलेमान ने मुझे देख लिया तो फिर भी मैंने मर ही जाना है। वो मायूसी और डर की मिली जुली कैफियत से बोला तो मुनीर के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट नमूदार हुई। सुलेमान तुझे कुछ नहीं कहेगा, अगर मेरे सारे सवालों के सही जवाब दिए तो तेरी जान की गारंटी मैं देता हूँ। मुनीर इसे देखते हुए दावे से बोला तो इसकी पतली हालत थोड़ी बेहतर हुई। मैं तैयार हूँ सब कुछ बताने के लिए। वो थूक निकलते हुए बोला तो शुरू हो जा फिर, क्या, क्यों और कैसे? मुझे सब बातों का जवाब चाहिए। मुनीर ने अजीज से बगौर देखते हुए बोला। सुलेमान ने यह काम मुझे सौंपा था, ये भी बोला था कि मैं अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा बंदे लेकर जाऊं, लेकिन हातिम मंजूर कोई टलने वाला नहीं है। इसने पहले भी हमारे ठिकाने में घुसकर हमें घसीटा है और अब भी इसने वही किया। 3 को मार दिया और हम 2 जख्मी हुए। मुझे गोली इसकी बीवी ने मारी थी। टीटी इसे तफसील से आगाह करते हुए बोला। हम तो ये सब सुलेमान का किया धरा है। कुछ अंदाज़ा है कि वह हातिम को क्यों मरवाना चाहता था? कोई सुनगुन ली हो तुमने कि असल वजह क्या थी? मुनीर मुतफक्किराना अंदाज में बोला तो टीटी इसे हैरानी से देखने लगा। ये सब हातिम के लिए नहीं था सर जी। टीटी हनूज हैरानी से बोला। क्या मतलब? हातिम निशाना नहीं था तो तुम लोग क्या वहाँ सोसाइटी में प्लॉट देखने गए थे? मुनीर ने अजीब वाक़ई में हैरान हो गया। सर हमें जो हुक्म मिला था इसके मुताबिक हमने हुरैन बीबी को मारना था। सुलेमान ने हमें इनको ख़त्म करने का काम सौंपा था। हातिम को तो हमने कुछ भी नहीं कहना था, क्योंकि हमारा असल निशाना तो हुरैन बीबी थी। टीटी पूरे इसरार से लहजे में बोला तो इसका अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ। अबे क्या बकवास कर रहा है तू होश में तो है? कोई भाई अपनी बहन को मारने के लिए कैसे बंदे भेज सकता है? मुनीर बेयकीनी से बोला। ऐसा ही था सर जी, माँ कसम में झूठ नहीं बोल रहा। सुलेमान ने हमें हुरैन बीबी को ही मारने के लिए भेजा था। टीटी पूरी यकीन अंदाज में बोला तो मुनीर अपना सर थाम कर रह गया। इतना गिरा हुआ बेगैरत शख्स है वो, मैं सोच भी नहीं सकता था। इसे वाकई में लग रहा था कि वो अपने हवास खोता जा रहा है। सर जी, जो बंदा अपनी सगी बहन को अगवा करवा के इसे किराए के गुंडों के आसरे छोड़ सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। जब हमने अगवा किया था हुरैन बीबी को, तो मैंने अपने साथ मौजूद बंदे को किस मुश्किल से रोका था, ये मैं ही जानता हूँ, वरना हुरैन बीबी बेआबरू हो जाती। टीटी अटकते हुए बोला तो मुनीर ने यहाँ पर रसीद करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपने इरादे से बाज रहा। आप जो भी कहें, लेकिन मैंने आपको कह दिया है कि मैं आपको सब सच सच बताऊँगा, और ये सच ही है। वो बंदा न बाप का है और न माँ का, तो बहन का कैसे हो सकता है? इसे सिर्फ पैसे से गर्ज है, चाहे जहाँ से भी आ जाएं। टीटी मजीद इंकशाफ करते हुए बोला तो मुनीर खड़ा हो गया। इसका ख़ास ख्याल रखना, मुझे अभी जाना है, इसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि अपने वादे के मुताबिक ये हमसे ताउन कर रहा है और इसकी जान की जिम्मेदारी अब हमारी है। मुनीर अपने बंदे को तंबीह करते हुए बोला और वहाँ से निकल आया। टीटी के इंकशाफात सुनकर अभी भी इसका दिमाग घूम रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई भाई भी ऐसा कर सकता है जो अपनी बहन का। इससे आगे इससे सोचा नहीं जा रहा था। इसे अभी बहुत कुछ करना था और हातिम के बगैर ही करना था, क्योंकि अभी वो इस हालत में नहीं था कि मुकाबला कर सकता। इसके हाथ चाहे टीटी की सूरत में एक अहम गवाह लग चुका था, जो वक़्त पड़ने पर जमील और सुलेमान खाकवानी के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के काम आता।
बस इसे मौके की तलाश थी कि कब वो इस गवाह को इस्तेमाल करता और शतरंज की यह सारी बसात ही उल्टा देता। हातिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था और वो घर आ गया था। हुरैन अभी भी इसके साथ ही मौजूद थी और अनूज इन्हीं जामनी कपड़ों में थी जिसमें वो लोग मलिहा की जानिब जाने के लिए निकले थे। अब तो घर आ गया हूँ ना, तुम जाओ शावर लो और कपड़े तब्दील करो, तुम्हें ऐसे देख देख कर मेरी हालत फिर से ख़राब हो रही है। और हुरैन के हुलिये की जानिब इशारा करते हुए बोला तो वो खुजल होती हुई खामोशी से अलमारी खोल कर खड़ी हो गई। कोई ऐसे कपड़े पहनना है जिसमें तुम मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करो। वो इसे छेड़ने से बाज नहीं आया था, यानी मैं आम हुलिये में आपको अट्रैक्ट नहीं करती। वो अलमारी से सर बाहर निकालते हुए बोली तो वह हंसने लगा। अजी आप तो मुझे हर हाल में ही अट्रैक्ट करती हैं, बस ज़रा दिल कर गया आपको बना सवरा देखने का। वो गड़बड़ाते हुए बोला तो हुरैन भी हंसने लगी और फिर एक जोड़ा निकालते हुए वॉशरूम में घुस गई। वो आंखें मौन कर बेड ग्राउंड से टेक लगा गया। हाँ जी शहजादे साहब, एक बार फिर से तेरी बचत हो गई। अचानक से इसे मुनीर की आवाज़ सुनाई दी तो इसने झट से आंखें खोल दी। अरे मुनीर भाई आप, कसम से मैं तो तरस ही गया था आपकी कंपनी के लिए। वो खुश दिली से मुस्कुराते हुए बोला तो मुनीर भी हंसने लगा और इसके बेड के पास पड़ी कुर्सी पर टिक गया। ज़माने में और भी बड़े ज़रूरी काम है अपने को, मैंने में फंसा हुआ था। मुनीर इसे बगौर देखते हुए बोला जी जी पता है जनाब, एवरनेस्ट के मालिक हैं, 1-2 फैक्ट्रियाँ भी चल रही हैं भाई की। वो मुनीर को छेड़ते हुए बोला तो वो कहका मार कर हंस पड़ा। ऐसे एक बात है, भाभी जितनी तेरे लिए तड़पी है ना, मैंने बहुत कम बीवियों को ऐसे रोते हुए देखा है। मुनीर के लहजे से सच्चाई झलक रही थी। चलो इसी बहाने मेरी बीवी तो मेरे पास आई, वरना मुझे तो लग रहा था कि मैं कभी इसका दिल जीत नहीं पाऊंगा। वो फीके से लहजे में बोला तो मुनीर सर हिला कर रह गया। यार ये दोनों बाप बेटा तो मेरी जान की दुश्मन बन गए हैं। एक तो बंदा नुकसान पहुँचाने तक ही महदूद रहता है, ये साले तो हर हाल में ही मुझे टपकाना चाहते हैं। वो मायूसी से बोला तो मुनीर इसे देखते हुए पूरे इसरार से अंदाज में मुस्कुराया। इस बार ही तू निशाना नहीं था पगले, ये सारा जाल तेरे लिए नहीं फैलाया गया था। मुनीर इसे हैरान करते हुए बोला। क्या मतलब मुनीर भाई, मेरे नहीं तो क्या वो हुरैन को घर ले जाने आए थे? वो चिढ़ सा गया था। तुझे पता है हॉस्पिटल में एक नहीं 2 बंदे ज़ख्मी थे, जिनमें से एक शाहिद टीटी था। मैं इसे वहाँ से निकाल कर अपने ठिकाने पर ले गया हूँ। पुलिस के कागज़ों में 4 ही बंदे थे, जिनमें से 3 मारे गए और एक हॉस्पिटल में पड़ा है जो अनकरीब किसी वजह से मर जाएगा। हाँ तो मैं कह रहा था कि टीटी मेरे कब्ज़े में है और सब कुछ उगल चुका है। सुलेमान ने इसे हुरैन को ख़त्म करने का काम सौंपा था। वो सब कुछ तेरे लिए नहीं बल्कि हुरैन के लिए था। मुनीर इस पर इंकशाफात करते हुए बोला तो वो हौंक बना इसे देखेगा। यानी कि मेरे खदशे सच साबित हुए। मुझे भी पता नहीं क्यों लग रहा था कि अब की बार वो कोई दूसरी चाल चलेगा, लेकिन इतनी घटिया हरकत की मुझे फिर भी इसे कोई उम्मीद नहीं थी। वो कमज़ोर से लहजे में बोला तो मुनीर इस पर मज़ीद इंकशाफात करते हुए टीटी से हासिल की गई मालूमात इसके गोश गुजार करने लगा और हुरैन के अगवा की भी सारी कहानी इसे बता दी। अब कुल मिलाकर हमारे पास एक बहुत अहम गवाह मौजूद है जो हर हाल में हमसे तावन करेगा और यही चीज़ खागवानी इसके खिलाफ लोहे का चना साबित होगी। मुनीर ने इसे यकीन दिलाया तो वो आंखें मौन कर गहरी सोच में डूब गया। यार मुनीर भाई, इससे पहले कि वो कोई चाल चले, हम इन दोनों बाप बेटे का काम ही तमाम कर देते हैं। इसकी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी, इसीलिए इतना कड़ा फैसला कर बैठा। पागल मत बनो, वो जो भी हैं तेरी बीवी के भाई और बाप हैं। हमें यहाँ जो भी करना है कानूनी दायरे में रह कर ही करना है। मुनीर इसे समझाते हुए बोला तो वो खामोश होकर रह गया। इतनी देर में हुरैन भी वॉशरूम से निकल आई और इसे देखते ही मुनीर उठ खड़ा हुआ। चल तू आराम कर और भाभी को टाइम दे, अब फिर दोबारा चक्कर लगाऊंगा। वो जाने के लिए पलटने लगा। अरे अरे ये क्या भाई, आप दोनों गपशप करें, मैं चाय बना कर लाती हूँ। वो मुनीर के रास्ते में आते हुए बोली तो वो नाचार दोबारा से बैठ गया, जबकि वो बाहर निकलती चली गई। तेरी बीवी लाखों में एक है, खुदारा इसका बहुत बहुत ख्याल रखना। मुनीर इसे देखते हुए बोला तो वो हंस पड़ा। मैंने इसे तेरे लिए जितना रोते हुए देखा है, कसम से मेरा अपना दिल फटने आ गया था। मुनीर हुरैन की तरफदारी करते हुए बोला तो हातिम हंस गया। अभी इसके हाथ की चाय पियोगे तो तुम फिर इसके फ़ैन बन जाओगे। वो मज़ा लेते हुए बोला तो मुनीर की बयान से निकल गई। एक तो तेरी सारी बातें चाय से शुरू होकर नान कबाब पर ही क्यों ख़त्म हो जाती हैं। मुनीर इसे छेड़ते हुए बोला तो दोनों का एक मुश्तरका कहकहा कमरे में गूंज कर रह गया। सुलेमान ने अपना काम कर दिखाया था। इसने एक औरत को हॉस्पिटल भेजा था जो कि ज़ख्मी हो जाने वाले की बीवी बनकर गई थी और सारी इन्फॉर्मेशन लाकर सुलेमान को दे दी थी, जिसके मुताबिक 2 बंदे हातिम की गोली से मरे थे और तीसरे को हुरैन ने मारा था, जबकि शाह टीटी मफरूर था। हुरैन इसने मारा, ये कैसे हो सकता है? सुलेमान बेयकीनी से बोला। साहब इस बंदे ने तो मुझे यही बताया है, कह रहा था कि बेहोश होते हुए इसने आखिरी मंजर यही देखा कि हुरैन बीबी बच जाने वाले आखिरी बंदे पर गोलियां बरसा रही थी। वह औरत बोली तो सुलेमान गहरी सोच में डूब गया। और इस टीटी का कुछ पता लगाओ, तू गई थी इसके घर? सुलेमान टीटी के बारे में फिक्रमंद हो रहा था। गई थी साहब, लेकिन इसका कुछ अता पता नहीं, लगता है वो इलाका गैर निकल गया है।
औरत बोली तो सुलेमान के चेहरे पर फिक्रमंदी का जाल सा बन गया। इसका ज़िंदा रहना हमारे लिए बेहद ख़तरनाक है। हॉस्पिटल वाले बंदे का तो काम करा ही है ना तू? इसने तस्दीक चाही। जी साहब, जो यखनी इसे देकर आ रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो अब तक ऊपर पहुँच चुका होगा। औरत मकरू अंदाज में हंसते हुए बोली तो सुलेमान के चेहरे पर भी एक कमीनी सी मुस्कुराहट छा गई और वो नोटों की एक गड्डी इस औरत की जानिब बढ़ाते हुए इसे अजीब सी नज़रों से देखने लगा। औरत ने चुपचाप नोट थामे और इसके सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई। अभी शहर में नज़र मत आना, पुलिस सबसे पहले तेरी ही तलाश में सर खपाएगी। जितनी जल्दी हो सके तू यहाँ से किसी दूसरे शहर में चली जा। सुलेमान इसे समझाते हुए बोला तो वो खामोशी से निकलती चली गई। तो इसके साथ रहते रहते अपना अंडा भी इसी जैसा बन गया। शाबा है भाई, वो हैरानी से मुस्कुराते हुए बोला और फ़ोन उठाकर जमील साहब को कॉल मिला दी। बाबा देख लें, अब मेरा कोई कसूर नहीं, हमारी बहन ही माशाल्लाह काफ़ी है इस हातिम की हिफाजत करने के लिए। वो तपे हुए लहजे में बोला। क्यों यार, अब क्या कर दिया हुरैन ने? जमील साहब बेजारी से बोले। मेरे बंदे काम पूरा कर चुके थे। अगर ऐन वक्त पर वो हुरैन गाड़ी से निकल कर फायरिंग न करती तो हातिम अभी तक ऊपर पहुँच चुका होता। वो इन्हें इतला देते हुए बोला तो वो चौंक उठे। क्या क्या कहा तुमने? हुरैन ने फायरिंग की? यानी कि जब हातिम पर हमला हुआ तो हुरैन इसके साथ ही थी? कमाल करते हो यार, अपनी बहन की ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर तुम हातिम का काम तमाम करने चले थे। अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या जवाब देता मैं तुम्हारी माँ को? ये है तुम्हारी प्लानिंग और तुम्हारे बंदे। वो उल्टा इसे ही पड़ गए। वो इसे अपनी जान बचाना मुश्किल नज़र आने लगा। वो बाबा बस गलती हो गई, मेरे बंदों को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो गाड़ी में है। और जैसे ही हातिम को गोलियां लगी और वो बेहोश हुआ तो आखिरी बंदे ने इसका काम तमाम करना चाहा कि अचानक ही हुरैन गाड़ी से निकल आई और फायरिंग करके इसका काम तमाम कर डाला। इसने अपने ऊपर गिरने वाला नज़ला थोड़ा कम करना चाहा। तो ये है सारा मसला। इस बंदे का क्या बना जो अस्पताल में था? जमील साहब अचानक ही पूछ बैठे। वो तो अब तक ऊपर पहुंच गया होगा, मैंने पक्का इंतज़ाम कर दिया था इसका। और मकरू हंसते हुए बोला तो जमील साहब एक सर्द आह भर कर रह गए। कोई सुराग तो नहीं छोड़ा ना तुम्हारे बंदों ने? ये ना हो कि कल को इनमें से कोई ज़ुबान खोल दे और हम फंस जाएं। जमील साहब ने अपनी तसल्ली चाहिए। सब मारे गए हैं बाबा, ये आखिरी बचा था जिसका काम मैंने अस्पताल में तमाम कर दिया। वो सरासर झूठ का सहारा लेते हुए बोला क्योंकि शाह टीटी अभी तक मफरूर ही था। ऐसा करो कुछ अरसे के लिए खामोशी इख्तियार कर लो, यही हमारे हक में बेहतर है, क्योंकि हातिम ने अपनी सारी मशीनरी को अब हमारे पीछे लगा देना है और हमने इनके दाव में आ ही जाना है। जमील साहब फिक्रमंदी से बोले। बेफिक्र रहें बाबा, मैंने ऐसा पक्का काम किया है कि किसी को हम पर शक भी नहीं जा सकता। रही बात हातिम की, तो इसे कैसे संभालना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो जमील साहब को तसल्ली देते हुए बोला तो उन्होंने इसे मज़ीद एहतियात करने का बोलते हुए लाइन काट दी। बस कुछ दिन रुक जाओ सुलेमान मियाँ, फिर इन दोनों मियाँ बीवी को इकट्ठा ही जहन्नम वासिल कर देना। वो खुद से मुखातिब होते हुए बोला और गाड़ी की चाबी उठाते हुए बाहर निकल गया।